Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to study the genres of literature. This video is meant as a help for all students of BA, MA and other students who are appearing for competitive exams, including candidates for CBT that has been newly initiated by the DAV. Okay, before we start dealing with the genres of literature, let us understand what is literature. लिटरेचर रिफर्स टू रिटन वर्क्स, किसी भी तरह का जो लिखित काम होता है, चाहे वो बुक हो या मैगजीन हो या शॉर्ट स्टोरीज हो, प्लेस हो, पोएम्स हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन लिटरेचर. The purpose of literature is to provide insight into the human mind and experiences. हमें दुनिया के बारे में, दुनिया की सोच के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सब लिटरेचर की कहानियाँ या डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर से पता चलता है. हम उसको वी कैन यूज इट एज अ वे टू एक्सप्लोर आइडियाज, टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड टेल स्टोरीज. किसी भी तरह से हम लिटरेचर को यूज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर अबाउट ह्यूमैनिटी. इंसानियत के बारे में, इंसानी ज़िंदगी के बारे में, इंसान के एक्सपीरियंसेस के बारे में ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारे को बहुत कुछ बताता है. Now, what is meant by genres of literature? It refers to the different types of literature. क्या क्या चीज़ें हैं जो लिटरेचर में इंक्लूडेड हैं. तो जो लिटरेचर है, इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री. अब जो ड्रामेटिक पोइट्री है और जो ड्रामा है, ये काफ़ी सिमिलर हैं, राइट? वील डील विद दैट लेटर. For right now, let us understand these 4 parts of literature genres. So the first is drama, which includes comedy and tragedy. जो second part है fiction, उसमें आ जाता है fantasy, folklore, historical events, historical fiction, sorry, mysteries, realistic fiction, romance, science fiction, thrillers or suspense, novel, short story, novella, fable, parable, legend. ये हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है. Then the third type is non-fiction. Non-fiction includes biography, autobiography, narrative, history, diary, anecdotes, essays, periodicals, and all reference materials. Now the fourth category is poetry. Now poetry is of 3 kinds. It is narrative, it is lyric, and it is dramatic. नरेटिव पोइट्री में इंक्लूड होता है एपिक, बैलेड एंड मेट्रिकल टेल. लिरिक पोइट्री में इंक्लूड होता है सॉन्ग, ओड, सोनेट, एलेजी, आइडल एंड हाइकू. एंड ड्रामेटिक पोइट्री में इंक्लूड होता है ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स एंड सोशल टेल. अब जो पोइट्री का पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो में अपलोड किया हुआ है, स्टडिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे ही डिस्कस किया है, but the others have been discussed well. So without wasting any time, let's get into it. So as I said before, drama or dramatic poetry are almost the same things. The only difference is that dramatic poetry is written in verse और जो drama होता है वो dialogue form में लिखा जाता है. But इनके types similar रहते हैं. For example, tragedy. जो ट्रेजेडी होता है दैट इज अ सैड ड्रामा. सैड ड्रामा है तो ऑब्वियसली सैड एंडिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, रोमियो जूलियट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सिमिलरली कॉमेडी क्या होता है? इट इज अ फनी और अ ह्यूमरस ड्रामा जिसको देखकर आप हंसते हो एंड इट हैज अ हैप्पी एंडिंग. और इसका अगेन द कॉमन एग्जाम्पल इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. नाउ द थर्ड काइंड इज मेलोड्रामा. नाउ अब इसमें क्या होता है, ये या तो एक स्टोरी होता है या प्ले होता है, राइट, जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग या सैड इवेंट्स होते हैं. यहाँ पे जो लोगों के इमोशंस हैं वो एग्जैजरेटेड होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विक्टर ह्यूगो की ले मिजरेबल्स. Then the fourth kind is farce. It is a comedy that uses highly improbable humorous situations. Improbable का मतलब है जिनकी possibility of happening is very less. Improbability होता है कि ऐसा कुछ हो. बहुत humorous होता है, उसमें extensive exaggeration होता है,
बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। Moreover, there is violent physical horseplay. Violent physical horseplay का मतलब होता है violent हंसी मजाक होता है, horseplay होता है, छेड़छानी होती है, किसी को तंग करना होता है, right? और ये चीजें सब इसलिए इसमें डाली गई होती हैं. The purpose is to entertain the audience. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. एंड द लास्ट टाइप इज अ सोशल टेल. अब जो सोशल टेल होता है ये एक ड्रामेटिक प्ले है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स दे एक्ट आउट assigned roles for the purpose of studying and remedying problems in group or collective relationships. जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड ये टेल्स होती हैं. कैरेक्टर्स को रसाइंड रोल्स दिए जाते हैं और उनको ये एक्ट आउट करना है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग. प्रॉब्लम को स्टडी करना, उसकी प्रॉब्लम की रेमेडी ढूंढना, तो ये सब इन प्लेस में एक्सप्लोर किया जाता है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर. Now we come to the second type of literature, that is fiction. Now, what is fiction? It is a story that did not actually happen in real life, जो असलियत में नहीं होती है. For example, स्टेफनी मेयर की ट्विलाइट जोन, ट्विलाइट सीरीज जो आई हैं अभी, ये इट इज ऑल अबाउट वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स एंड सच थिंग्स, जो हमें पता है कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती. अब इसके जॉनर्स हैं फैंटेसी. फैंटेसी का मतलब होता है स्टोरी विच इज बेस्ड इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. इसका बेस्ट एग्जांपल है हैरी पॉटर सीरीज रिटन बाय जेके राउलिंग. नेक्स्ट इज फोकलोर. अब फोकलोर होता है ओल्ड कल्चरल स्टोरीज, जो हमारी कल्चर से रिलेटेड कहानियां होती हैं, चाहे वो फेरी टेल्स हों, चाहे वो फेबल्स हों, मिथ्स हों, लेजेंड्स हो, या फिर टॉल टेल्स हो. टॉल टेल्स मतलब इम्प्रॉबेबल स्टोरीज हों. तो वो सारी कहानियां जो हैं वो फोकलोर में आ जाती हैं, जो हमारी कल्चर के साथ डील करती हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉबिन हुड, ये ब्रिटिश कल्चर के साथ बुक जो है रॉबिन हुड की कहानी जो है वो डील करती है. नेक्स्ट इज फेबल. फेबल क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट टेल. उसका पर्पस होता है टू टीच अ मॉरल लेसन. और फेबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनिमल्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टर बनाया जाता है, और इन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के पास एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर होता है. और वो जो फेबल है दैट्स अ वेरी इंड्योरिंग फॉर्म ऑफ फोक लिटरेचर. मतलब फेबल एंड्यूरिंग फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सालों साल, फ्रॉम सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, फेबल को यूज किया जा रहा है टू गिव मॉरल लेसन्स. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज एसॉप्स फेबल्स. हमारी जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी हम बचपन में हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, वो सब एसॉप फेबल से ही रिलेटेड है. द नेक्स्ट इज पैराबल. जो पैराबल होता है ये एक शॉर्ट और सिंपल स्टोरी होती है. इसका पर्पस होता है टू टीच अ रिलीजियस और मॉरल लेसन. अब जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसके, दैट इज द गुड समैरिटन एंड द प्रोडिगल सन. ये दे आर एट्रीब्यूटेड टू जीसस इन द फोर गॉस्पेल्स. मतलब ये बाइबल की स्टोरी के इम्पॉर्टेंट स्टोरीज हैं, और ये एक रिलीजियस लेसन, समथिंग दैट टीचेस अस अबाउट मॉरल वैल्यूज. उन उन तरह की कहानियों को पैराबल बोला जाता है. द नेक्स्ट टाइप इज अ लेजेंड. लेजेंड का मतलब होता है अ वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी कहानी, विच इज सेट इन एंशिएंट टाइम्स. ये कहानियां जरूरी नहीं है कि ट्रू हो. दे कुड बी ट्रू बट नॉट ऑलवेज ट्रू. एंड दे टेल पीपल अबाउट अ फेमस इवेंट और पर्सन. सालों साल जब जनरेशन्स टू जनरेशन्स लेजेंड्स पास होते हैं, तो देर आर चांसेस कि उसके जो डिटेल्स हैं उनको हम बड़ा ज़्यादा एलैबोरेट बना देते हैं, बहुत इसको एम्बेलिश कर देते हैं विद आवर ओन इंटरप्रिटेशंस. तो इसीलिए वो हमेशा ट्रू नहीं होती हैं. अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द डांस, विच इज बेस्ड ऑन हिंदू लेजेंड्स. The next is realistic fiction. जो रियलिस्टिक फिक्शन होता है दैट इज अ स्टोरी जो हमें रियल लगती है बट एक्चुअली वो होती नहीं है. उसके जो सेटिंग होते हैं, जो कैरेक्टर की कहानियाँ होती है, वो बहुत रिलेटेबल होती हैं.
For example, Jane Eyre, written by Charlotte Bronte. Next is romance. Romance, it's a love story. इससे बड़े एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लाइक राधा कृष्णा एंड मिर्जा साहिब की जो कहानियां हैं, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ लव स्टोरी और रोमांस. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल. जो हिस्टोरिकल होता है ये फिक्शन स्टोरीज होती हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन रियल हिस्ट्री. मतलब उस टाइम पीरियड में, उस हिस्ट्री में कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनका कोई फैक्ट नहीं है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है. वो एक काल्पनिक घटनाएं हैं, बट उनको हम हिस्ट्री के साथ को रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्गरेट मिशेल की गॉन विद द विंड. एंड अगर हम इंडियन मूवीज की बात करें तो 1942 अ लव स्टोरी which is based on historical events कि इन ब्रिटिश शुड लीव इंडिया. तो उस हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर ये स्टोरीज बेस्ड हैं. ओके, नेक्स्ट इज साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन की जो कहानी होती है दैट इज अ स्टोरी इन द फ्यूचर. फ्यूचर की स्टोरी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द हंटर गेम्स, रिटन बाय सुजैन कॉलिंस. नेक्स्ट इज थ्रिलर्स और सस्पेंस. जो थ्रिलर और सस्पेंस होती है वो रीडर को नर्वस या एक्साइटेड बनाती है. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ मिस्ट्री नॉवल. मिस्ट्री में जो होता है वो क्राइम के साथ रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. बट थ्रिलर और सस्पेंस के जो इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसका मेन पर्पस होता है कि रीडर को नर्वस करना या एक्साइट करना. The best example for this is The Girl with No Past, written by Catherine Croft. The next is novel. ये एक long narrative होता है about people and events which do not actually exist. इसके multiple chapters होते हैं, एक बहुत larger plot होता है as compared to other write-ups, and it focuses on character development. The best example of a novel is The Great Gatsby, written by F. Scott Fitzgerald. नेक्स्ट इज नोवेला. जो नोवेला है ये नॉवल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है. राइट, इट्स अ नरेटिव प्रोज फिक्शन. ये प्रोज फिक्शन ही है, ये भी स्टोरी बताता है. अब जो नोवेला वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड से, इट्स एन इंग्लिश वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला. इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी विच अपीयर्स टू बी ट्रू. हो सकता है वो ट्रू हो, उसको उसके इट इज रिलेटेड टू ट्रू फैक्ट्स, तो ऐसा लगता है कि ये स्टोरी जो है ये ट्रू हो सकती है. नेक्स्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी. जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो इट इज शॉर्टर देन अ नावल. उसका जो वर्क होता है वो लेस इन स्केल होता है, वो इतने बड़े प्लॉट के साथ डील नहीं करता है लाइक अ नॉवल. उसका प्लॉट जो होता है वो छोटा होता है, उसमें लेस डेवलप्ड सेटिंग्स होते हैं, लेस डेवलप्ड कैरेक्टर्स होते हैं, but still it can explore many complex themes. The best example of a short story is Hills Like White Elephants, written by Ernest Hemingway. The last is mysteries. ये stories होती हैं related to crimes, right? किसने किया, कैसे किया, क्यों किया. तो mysteries depending upon the writer can be thrilling, exciting, but they will generally involve a crime. The best example of a mystery is Then She Was Gone, written by Lisa Jewell. अब ये जो आपके ऑल दीज फिक्शन जो हम जॉनरेस कह रहे हैं, ये आपस में दे कैन कंबाइन मोर देन वन जॉनरा. मतलब एक राइटर कई चीज़ों को अपने अंदर कंबाइन करके, अपनी स्टोरी में कंबाइन करके यूज़ कर सकता है. So it is up to us how do we analyze it, as long as we are able to justify कि इसको हम ये genre का कह रहे हैं, the reason is that, then many multiple answers are available. So be careful when you're analyzing any work of literature into which category. It could be multiple categories also. So with that, let's discuss the non-fiction section. अब नॉन फिक्शन क्या होता है? ये जो होता है दैट इज रियल और फैक्चुअल और समथिंग विच एक्चुअली हैपेंड. ये जो राइटिंग फॉर्म है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, दे आर ट्रू फैक्ट्स.
अब इसमें जो इंक्लूड होता है दैट इज बायोग्राफी. बायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच इज रिटन बाय समबडी एल्स. अब बायोग्राफी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? हम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स चाइल्डहुड, हिज एजुकेशन, फैमिली, वर्क एंड डेथ, ये सारी डिटेल्स उस पर्सन की इंक्लूडेड होती है इन द बायोग्राफी. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लुइस फिशर्स द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसका एक्सर्प्ट हमारे 12th के चैप्टर इंडिगो में भी है. The next is autobiography. Now this is a story which is written by the author himself. Author खुद की ही कहानी उस अपनी autobiography लिख रहा है. For example, the autobiography of Mark Twain, उन्होंने खुद के बारे में लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज नरेटिव नॉन फिक्शन. जो नरेटिव नॉन फिक्शन होता है वो एक स्टोरी होती है, नरेटिव होता है जो एक्चुअल में हुआ है, उनके साथ एक्चुअल में ये घटना हुई है. इट इंक्लूड्स पर्सनल एसेज, मेमोइर्स, डायरीज एंड लिटरेरी जर्नलिज्म. जब हम टेड टॉक्स में बातें करते हैं, दे टॉक अबाउट रियल इंसिडेंसेस, रियल स्टोरीज ऑफ द लाइफ, सो दैट विल फॉल अंडर नरेटिव नॉन फिक्शन. राइट? अगर उसको हम लिख दें तो वो एक राइटिंग बन जाएगा, अगर हम उसको बोल रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्पोकन जॉनर. ओके, विद दैट वी कम टू पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिटन रेगुलरली अबाउट करंट इवेंट्स, अफेयर्स एंड सिचुएशंस. और इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, जो रेगुलरली लिखे जाते हैं. The last is reference material. जो reference material होता है, they are books with facts in alphabetical order. सबसे important बात है कि जो reference material होगा वो alphabetical order में ही होगा. It includes dictionary, thesaurus and encyclopedias. Non-fiction also deals with history. जो भी past events होते हैं, हमारा interpretation of these events और इन events का impact on people, on the society, this will all fall under history non-fiction. The diary is a person's private record of events. यहाँ पे हम बुक लिख रहे हैं या जर्नल लिख रहे हैं या कोई लैपटॉप में कोई हम अपनी एंट्री डाल रहे हैं, जहाँ पे हम अपने इवेंट्स, अपना जो हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, हम उसको एवरीडे जॉट डाउन करते हैं. दैट इज नोन एज अ डायरी. एनेक्डोट जो होता है दैट इज एन इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरी. एक छोटी सी कहानी होती है, बट ये जो कहानी होती है ये एक रियल पर्सन की, रियल इवेंट की कहानी होती है. उसकी एक अपनी ही इट्स एन इवेंट ऑफ हिज और हर लाइफ जो वो लिख रहा है. दैट इज एन एनेक्डोट. उसको याद करके लिखना, दैट मेक्स इट एन एनेक्डोट एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डायरी. ओके, आप डायरी में एनेक्डोट्स लिख सकते हो अबाउट पास्ट इवेंट्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट इज एसे. जो एसे होता है दैट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन एनी वन सब्जेक्ट. उसमें हम आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. ऐसे लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वे होता है, जो हमने इन वी डिस्कस इट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, डिबेट्स, रिपोर्ट्स. तो ये सब दे फॉल अंडर द एसे राइटिंग. ओके, द लास्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज पोइट्री राइटिंग, राइट? तो उसमें जो सबसे फर्स्ट फॉर्म आता है नरेटिव. नरेटिव क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी. नाउ सिंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एन वीडियो ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ. बट इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड लुक एट द अदर वीडियो. I'll try and link it in the description box. Okay, तो नरेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग में सबसे पहले आ जाता है एपिक. जो एपिक होता है वो जनरली लॉन्ग, ऑफन बुक लेंथ नरेटिव इन वर्स फॉर्म होता है. वर्स फॉर्म का मतलब होता है पोइट्री फॉर्म. और ये क्या करता है एपिक? ये एक हीरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन या द ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिकाउंट करता है, रिटेल करता है, उनकी कहानी बताता है. The best example of an epic is the Ramayana, that is related to the Indian culture, the Indian tradition.
Okay, next form of narrative writing is the mock epic. अब mock word हमें बताता है कि it's a satire. ये satirical form of an epic है जो ridicule produce करता है, humor produce करता है by the presentation of low characters or trivial subjects in a lofty style. मतलब अगर हम epic के साथ compare करें तो हम great person की journey के बारे में लिख रहे हैं. मॉक एपिक में हम एक ट्रिवियल लो पर्सन के बारे में लिख रहे हैं और हम उसको बड़े लॉफ्टी स्टाइल में लिख रहे हैं. लॉफ्टी स्टाइल मतलब इन अ वेरी ग्रैंड मैनर ऑफ राइटिंग, लाइक वी आर राइटिंग अ क्लासिकल एपिक और हीरोइक पोएम्स हम जब लिखते हैं तो वो हम एक लॉफ्टी स्टाइल में लिखते हैं. हम उनके डीड्स को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करते हैं. बट मॉक एपिक में जब हम ट्रिवियल कैरेक्टर्स को ट्रिवियल सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखते हैं तो और हम उसको लॉफ्टी मैनर में लिखते हैं तो इट प्रोड्यूसेस सटायर, इट क्रिएट्स ह्यूमर. तो इसीलिए इन कहानियों को मॉक एपिक बोला जाता है. अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉ, राइट. अब इट इज अ पैरोडी ऑफ होमर्स द इलियड, राइट. पैरोडी का मतलब उसका ऑपोजिट है, उसका मजाक उड़ाया गया है. इट इज बेस्ड ऑन दिस पैरोडी इज बेस्ड ऑन होमर्स द इलियड. अब पोप क्या करते हैं, अलेक्जेंडर पोप, वो यहाँ पे अपनी कहानी में ही यूजेस द सेम लैंग्वेज, ही यूजेस द सेम राइटिंग स्टाइल एज होमर, बट वो किडनैपिंग ऑफ हेलेन, इलियड में किडनैपिंग ऑफ हेलेन होता है जो मेन इंसिडेंट है, उसको वो रिप्लेस करते हैं विद द थेफ्ट ऑफ अ वुमेन्स लॉक ऑफ हेयर. बालों की जो एक लट है उसकी चोरी को, उस इंसिडेंट को वो रिप्लेस कर रहे हैं. अब बालों की चोरी इज अ वेरी ट्रिवियल सब्जेक्ट, राइट, बट द वे इट इज रिटन द लॉफ्टी मैनर, तो उसके कारण वो एक मॉक सटायर बन जाता है, मॉक एपिक बन जाता है. अब होमर की इलियड में दिस इंसिडेंट ऑफ द किडनैपिंग ऑफ हेलेन इज फॉलोड बाय अ ट्रोजन वॉर. ट्रोजन वॉर मीन्स अ मैसिव वॉर, अ वेरी ब्रूटल वॉर. बट यहाँ पे इन द रेप ऑफ द लॉ ये जो वॉर है इट इज इन थ्रू अ गेम ऑफ कार्ड्स, अगेन अ वेरी ट्रिवियल मैनर ऑफ वॉर, राइट. तो इसीलिए इसको हम मॉक एपिक बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज अ बैलेड. अ बैलेड इज अ पोएम विद म्यूजिकल क्वालिटी. उसमें एक कहानी होती है विच इज सेट टू म्यूजिक, उसमें एक रिदम होता है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉन कीट्स की ला बेल डैम सांस मर्सी. दैट इज, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट इज द ब्यूटिफुल डेम विदाउट द एलिमेंट ऑफ मर्सी. तो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स. ओके, नेक्स्ट इज द मेट्रिक टेल. जो मेट्रिक टेल होता है ये एक लॉन्ग पोएम है विच इज विच टेल्स एन ऑलरेडी डेवलप्ड स्टोरी इन वर्स. इसको हम एक मेट्रिक रोमांस भी बोलते हैं एंड इट इज यूजुअली सेट, मतलब ये जो फॉर्म ऑफ राइटिंग था दैट्स अपीयर्ड इन द रेनेसां पीरियड. जो इसके थीम्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद एडवेंचर्स ऑफ क्वेस्टिंग नाइट्स, राइट, कोर्टली लव एंड रोमांस, जिसको हम आर्थेरियन रोमांसेस भी बोलते हैं. कुछ कुछ उसी थीम के ऊपर ये फॉलो करता है. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द लिरिक पोइट्री. अब नरेटिव पोइट्री बहुत लॉन्ग होती है, जो लिरिक पोइट्री है वो शॉर्ट पोएम्स होती हैं where the speaker expresses his or her emotions or feelings and ये generally accompanied होती है by music, right. इनका जो lyric है इसका origin जो है that is from the Greek instrument the lyre. Lyre is a musical instrument. अब lyric के अंदर जो forms आते हैं that is the song, the ode and the sonnet. जो सॉन्ग होता है दैट इज अ शॉर्ट पोएम और स्टोरी विच इज सेट टू म्यूजिक विद मेलोडी एंड वोकल्स. उसमें लिरिक्स होते हैं, वर्सेस होते हैं, रिफ्रेन होता है एंड मीटर होता है, जो किसी भी सॉन्ग के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ये जो लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग होते हैं इनको हम म्यूजिक के साथ सेट करते हैं एंड दे आर जनरली रिटन बाय अ सॉन्ग राइटर. नेक्स्ट इज ओड. द ओड इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम. ये एक इंडिविजुअल को प्रेज करता है या फिर किसी आइडिया या इवेंट को प्रेज करता है and it has originated from the Greek word eidein, which means to sing or to chant. The next form of lyric poetry is sonnet. ये एक 14 लाइन पोएम है. अगेन सोनेट अगर आप मेरे ओरिजिनल वीडियो में देखोगे तो टू काइंड्स होती है.
but I have not included those over here. I'm just giving a general description. जो sonnet होती है, it is written in iambic pentameter. It employs one of several rhyme schemes. It sticks to a very tightly structured thematic organization. उसका एक proper structure होता है, वो उसी के साथ, it has to be made according to that structure. The poem has to be written according to that structure. और जो ये sonnet है, it is taken from the Italian word sonetto, which means a little sound or a song. Under the lyric poetry, we also have elegy. It is a work of literature or music written to mourn a loss. किसी के जाने के बाद हम उसकी याद में, उसकी praise में जो poem लिखते हैं, that falls under the category of elegy. Next is ideal. जो ideal style of poem होता है, ये एक simple descriptive work in poetry और prose है, which is dealing with the rustic life. Rustic life मतलब pastoral life, village life, एक रूरल लाइफ के साथ डील कर रहा है और उसका जो मूड होता है दैट इज ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट. उसमें बड़ी एक आइडियलिक लाइफ के बारे में डिस्प्लेड होता है. जैसे टेनिसन की आइडियल्स ऑफ द किंग, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग. The last form of writing is haiku. It is a form of poetry that is focusing on a brief moment in time. एक छोटा सा पल है, उसके ऊपर ये पोइट्री जो है वो फोकस करती है और उस ब्रीफ मोमेंट को हम किस तरह से उसने हमारी लाइफ को इल्यूमिनेट किया, एनलाइटन किया, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, व्हाई इट हैज बिकम सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट. तो ये उस चीज के ऊपर फोकस करती है. जो हाइकू लिखने का तरीका है दैट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. इट इज कंपोज्ड ऑफ 17 syllables in 3 short lines. जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें जनरली 5 syllables होते हैं. जो सेकेंड लाइन होती है उसमें 7 syllables होते हैं और जो थर्ड लाइन है उसमें अगेन 5 syllables हैं. मतलब फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में 5 syllables आएंगे and the second line will contain 7 syllables. The best example of this type of poetry is The Old Pond, written by Matsu Basho. अब ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है इसका जो इमर्जेंस हुआ था दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम in Japanese literature in the 17th century. With this, I come to the end of the video. I hope that the different genres of literature I have discussed are now more understandable. एक आपके दिमाग में टेबल बन गया होगा, एक जनरल कंसेप्ट आ गया होगा आपको about the different forms of literature. So I end with a thank you for giving me so much of your valuable time. Thank you so much.